नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को क्या भारत को सौंपा जाएगा, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एंटीगा से डोमिनिका भागी चोकसी पर डोमिनिका की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में डोमिनिका सरकार ने कहा है कि चोकसी को भारत भेज दिया जाए। एंटीगा भी पहले उसे भारत भेजने की बात कह चुका है। वहीं लेकिन चोकसी के जो वकील हैं, उन लोगों की दलील ये है कि नागरिकता के नए नियमों के मुताबिक वो भारत का नागरिक ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एंटीगा का नागरिक है। इस बीच सीबीआई और ईडी की टीम भी वहां चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए पहुंची हुई है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इस मामले में लिया जाता है। तो हमारा केस ये था कि उनको 24 को पकड़ा गया और फिर भी उनको 72 आवर्स तक पेश नहीं किया गया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि उनको आज ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और हमारा स्टैंड इससे प्रूव हो गया कि उनको 72 आवर्स में कोर्ट में पेश करना था, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो जज साहब ने कहा इस इरेगुलरिटी को ठीक करें, तो मेरे हिसाब से ये हुआ है। डोमिनिका सरकार की तरफ से ये भी कोर्ट में कहा गया कि भारत को सौंप दिया जाए मेहुल चोकसी। मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि ऐसी कोई बात का लेना देना था ही नहीं, ये कोई कंसिडरेशन ही नहीं थी, ये सब हवाई खबरें चल रही हैं। आज इसकी जो सुनवाई है ये 4 बजे डोमिनिका टाइम पर होनी है, जिसपे जब मेहुल चोकसी को वहां पर इन पर्सन पेश होना है, क्योंकि जैसा कि उनके काउंसिल बता रहे थे कि उन्हें 72 घंटे से पेश नहीं किया गया है। ये एक इलीगैलिटी है, क्योंकि अगर भारत भी ये कह रहा है कि वो एक इलीगल माइग्रेंट हैं जो डोमिनिका में घुसे हैं, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए था, ऐसे उनकी लीगल टीम का कहना है, लेकिन नहीं किया गया है। और वो इलीगल माइग्रेंट है, एंटीगा के सिटीजन हैं, इसलिए उन्हें एंटीगा वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन भारत अपना जो पक्ष है वो 3 बातों पर पेश कर रहा है। पहला कि वो इलीगल माइग्रेंट है, दूसरा उसके खिलाफ भारत में बहुत केसेस हैं, तीसरा इंटरपोल ने आरसीएन जो है वो भी जारी किया हुआ है मेहुल चोकसी के खिलाफ। और जहां तक सिटीजनशिप की बात है, मेहुल चोकसी की एंटीगल सिटीजनशिप की, वो भी उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करके अक्वायर नहीं की है, क्योंकि अंडर रूल 23 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट जो ये अगर आप नागरिकता हासिल करते हैं किसी और कंट्री की, तो उसे रैटिफाई करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जो मेहुल चोकसी के केस में नहीं किया गया है। ये दावा है भारतीय एजेंसियों का। तो ये दिलचस्प लड़ाई जो है वो आज वहां पर होने वाली है। कल जब मेहुल चोकसी पेश हुए थे तब वर्चुअली पेश हुए थे, जूम द्वारा पेश हुए थे, लेकिन आज उन्हें इन पर्सन पेश होना है वहां पर। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें जो हैं उस पर अड़े हुए हैं। अपना जो उनकी टीम है वो कह रही है वापस उन्हें एंटीगा भेजा जाए, लेकिन भारत अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक पूरी कोशिश कर रहा है कि मेहुल चोकसी को भारत वापस लाया जाए। तो यहाँ पर नीता शर्मा बता रही है कि किस तरह से कोशिशें भारत की लगातार जारी हैं कि फरार आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की, किसी भी तरह से उन्हें लाया जाए। यहाँ पर 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोपी जो है मुंबई के मालाबार हिल में गोकुल अपार्टमेंट में मेहुल चोकसी रहते थे। उसके भागने के बाद से ही ये घर अब बंद है। 9वें और 10वें मंजिल पर बने इस डुप्लेक्स फ्लैट के दरवाजे पर नोटिसों का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि नोटिस लगाने के लिए अब यहाँ पर जगह तक नहीं बची है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सिंह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 9वीं और 10वीं मंजिल पर ड्यूप्लेक्स जो है वो मेहुल चोकसी का है। कितना बड़ा घोटाला हुआ था ये हम सब जानते हैं। 13,500 करोड़ का घोटाला हुआ था, और जब तक ये घोटाला सामने आता, जब तक इसका पर्दाफाश होता, तब तक मेहुल चोकसी भारत से फरार हो चुका था। कई बैंक के लोग जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में, और हम जानते हैं कि किस तरह से इस मामले ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला देश में पहले नहीं देखा गया था। तो हमारे सुनील सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उनके घर के बाहर से, वो देखिए। पीएनबी घोटाले का भगोड़ा आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी साल 2018 में एंटीगा में जाकर उसने शरण ली, और अभी मई महीने में वो अचानक से लापता हो गया था। बगल के देश डोमिनिका में वो पकड़ा गया है। ढेर सारे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं मेहुल चोकसी के, और इस समय मैं मेहुल चोकसी के घर के पास हूँ, यानी कि मलाबार हिल में जो बिल्डिंग है गोकुल, उसमें 9वें मंजिल पर ये फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स फ्लैट है। फिलहाल सील किया गया है और इस पर अलग अलग नोटिस जो है चस्पा की गई है, और सरकारी विभागों के साथ साथ बैंकों और दूसरे भी जो लेनदार हैं उनकी भी नोटिस यहाँ पर है। इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक की जो नोटिस है वो बता रही है, इसमें गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम है, मेहुल चोकसी का नाम है, प्रीति चोकसी का नाम है, गुनियल
चौकसी का नाम है, और इस तरह से नोटिस सभी ने लगाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की है, यहाँ पर हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की देख रहे हैं। ये एक नोटिस हम देख रहे हैं एसबीआई बैंक की है, जिसमें कि प्रॉपर्टी की लिस्ट बताई गई है कि कितने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उन्होंने पैसे लिए थे, अब उनको वसूलना है पैसे। लगभग 42 प्रॉपर्टीज है। तो कितना बड़ा आर्थिक घोटाला मामा भांजों ने मिलकर किया था। भांजा नीरव मोदी तो लंदन में है, लेकिन मेहुल चोकसी जो कि एंटीगा गया, वहाँ से इसी साल 23 मई को अचानक से लापता हो गया। बाद में 27 मई को वो पगल के देश डोमिनिका में पकड़ा गया। और इंतजार सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं है, इन सभी एजेंसियों को, नोटिसदारों को भी है कि आए, ताकि इतना बड़ा जो आर्थिक घोटाला किया है उससे पैसे वसूला जा सके। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उधर कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर त्राल इलाके में आतंकवादियों ने एक बीजेपी नेता और निगम पार्षद राकेश पंडिता की एक घर में घुसकर हत्या कर दी। गोलीबारी में एक महिला भी घायल हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। हमले में घायल महिला आसिफा मुश्ताक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि राकेश पंडिता को सुरक्षा के लिए 2 जवान और एक रहने की सुरक्षित जगह मुहैया कराई गई थी, लेकिन वो बिना किसी सुरक्षा के त्राल चले गए थे। पंडिता 2018 में त्राल से निर्विरोध निगम पार्षद चुने गए थे, जब स्थानीय पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से आतंकवादियों ने नेताओं को निशाना बनाया है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं कश्मीर में पहले भी हाल ही में देखी गई हैं, जब आतंकवादी इस तरह से निशाना बनाकर नेताओं पर हमला करते रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कानपुर में एक बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और उनके समर्थकों पर एक वांटेड अपराधी मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगाने में मदद करने का आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना बुधवार दोपहर की है। यूपी पुलिस की एक टीम ने मनोज सिंह, जो अपराधी हैं, को गेस्ट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया था, जहां बीजेपी नेता भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान भदौरिया और समर्थकों ने पुलिस के काम में बाधा डाली और मनोज सिंह को भगाने में मदद की। कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एक वीडियो से भदौरिया के वहां पर होने की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है। अब भदौरिया और उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दें कि जो अपराधी हैं मनोज सिंह, उनके ऊपर हत्या, रंगदारी और रेप सहित दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोज इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, ये जो नेता हैं बीजेपी के नारायण सिंह भदौरिया, इनका बैकग्राउंड क्या है और क्या खबर मिल रही है? जो अपराधी हैं मनोज, उनको भगाने में इनकी भूमिका को लेकर अब मामले भी दर्ज हो चुके हैं और पुलिस का जो बयान हम सुन रहे हैं उसमें भी उनके खिलाफ सबूत भी यहाँ पर लगता है पुलिस के पास है। देखिए, ऐसा है कि ये जो भदौरिया हैं, यहाँ पे बीजेपी के कानपुर साउथ के जिला मंत्री बताए गए हैं, कानपुर साउथ के मंत्री, और कानपुर के अखबारों में भी इनके बारे में यही पदनाम छपा है। लेकिन पत्रकारों का कहना है कि उनके घर पे जो नेम प्लेट थी इस घटना के बाद उन्होंने उखाड़ दिया है, या जिसने भी हटा दी है, जिसमें उनका पद वगैरह ये सब लिखा हुआ था, और ये फरार चल रहे हैं। कमिश्नर ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा है कि वीडियो में अपराधी को भगाते हुए, अपराध करते हुए भदौरिया नजर आ रहे हैं और उनके साथी भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे साथियों की उनके पहचान कर ली गई है और उनके नाम भी सामने आ गए हैं। कुछ के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन वीडियो फुटेज से उनकी पहचान कर ली गई है। जिनकी पहचान नहीं हुई है उनके चेहरे सामने हैं, उनको भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने टीमें बना दी हैं
ये जो क्रिमिनल है ये बड़ा क्रिमिनल है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम है। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये खुद वहां पे पार्टी में मौजूद था। हालांकि जो पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा है कि उनको ये पता चला कि गेस्ट हाउस के बाहर पान की दुकान पे ये खड़ा है और ये उसको पकड़ने के लिए गए थे। तो हो सकता है कि ये बाहर निकला हो या हो सकता है वो पान की दुकान पे खड़ा हो जब इसे पुलिस पकड़ रही थी, लेकिन तभी ये नारायण सिंह भदौरिया और उनके साथी जो वहां पे बर्थडे मना रहे थे वो सारे पुलिस पार्टी के ऊपर टूट पड़े, घेर करके इस क्रिमिनल को छुड़ा करके इसको फरार करा दिया है उन्होंने। लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं इसके बारे में वहां मीडिया से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से मनोज सिंह के ऊपर जो मामले दर्ज हैं और जिस तरह से कमाल भी बता रहे हैं कि ये एक शातिर अपराधी और गंभीर अपराधी है, ये हत्या, रंगदारी और रेप सहित दर्जनों मामले मनोज सिंह के ऊपर दर्ज हैं और ऐसे अपराधी को बचाने के पीछे आखिर क्या मकसद होता है। नारायण सिंह भदौरिया जो कि बीजेपी के नेता हैं और कानपुर के इनको बताया जा रहा है जहां पर इनका उस तरह से उनकी दबिश भी वहां पर उनको लेकर दी जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं और उनके अलावा उनके कुछ समर्थकों के ऊपर भी FIR दर्ज यहां पर की गई है। एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, बताया जा रहा है भदौरिया की ही थी वो बर्थडे पार्टी और इसी दौरान मनोज सिंह जो है उसको भगाने में मदद इन लोगों ने की है। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैला क्योंकि जैसे ही मामले कम हुए लोगों ने सावधानियां बरतना कम कर दिया और उसके बाद रोज पॉजिटिव होने वाले लोगों की तादाद लाखों में पहुंचने लगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया था उन पर इसका कम असर हुआ। तो अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अब देर ना करें। आपको और जागरूक करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर अरविंद, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर कोविड की रोकथाम के लिए डॉक्टर अरविंद जरूरी है कि सही सावधानियां बरती जाएं, तभी खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी हम बचा सकते हैं। कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें आप कहेंगे कि हमेशा अपनाना है? अदिति जी, मैं आपके इस प्रोग्राम में सिर्फ बोलने हेलो जी सुन पा रहे हैं सर। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। नमस्कार। और मैंने सिर्फ ये प्रोग्राम में बोलने के लिए मास्क हटाया है। ये बहुत अहम सवाल है कि इस समय हम कोरोना की सेकंड लहर में थोड़े थोड़े नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे हम अब कोरोना भाग गया। 2-3 बहुत अहम संदेश मैं देना चाहता हूं। सबसे पहला कि देखिए, कोरोना यहां है और अभी कम से कम इस साल ये कहीं नहीं जा रहा है। नंबर भले ही कम हो, लेकिन 2021 के बचे हुए महीनों में आपको 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, कोरोना संयम यानी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा वैक्सीनेशन। कोरोना संयम के 4 स्तंभ हैं। एक, मास्क को लगाना, जो या तो N95 मास्क हो जो मैंने लगाया हुआ था, या फिर डबल मास्क होना चाहिए जिसमें आइडियली अंदर एक सर्जिकल मास्क हो और ऊपर कपड़े का मास्क हो। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो दोनों कपड़े के हो सकते हैं, लेकिन नाक, मुंह और थोड़ी और साइड में पूरा कवर करिए। खाली उसको लटकाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हर समय जब भी घर से बाहर हैं, डबल मास्क लगाना पहला स्तंभ है कोरोना संयम का। दूसरा स्तंभ है फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा। कम से कम 2 मीटर की दूरी रखिए, यह बहुत जरूरी है। तीसरा स्तंभ है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह वायरस एरोसॉल यानी हवा से भी फैलता है, इसलिए बंद जगहों पर यानी कि बंद कमरा जिसमें वेंटिलेशन नहीं है,
वहां एक से ज्यादा लोग अगर हों तो 100% दोनों लोग मास्क पहने और ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और चौथा हैंड हाइजीन। ये चारों कोरोना संयम के स्तंभ हैं। अदिति जी। जी डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं जब वो वापस अपने घरों में लौटते हैं तो उनके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तब वो किस तरह की सावधानियां बरतें, ये भी बताएं। जी, सबसे पहले दफ्तर के लिए घर से निकलते ही आप मास्क लगाएं, सारा टाइम मास्क लगा के रखें, और खासकर से जब कमरों में दूसरे लोगों के साथ हो तो डबल मास्क और कम से कम 2 मीटर की जरूरी। जब आप शाम को लौटें, जूते घर से बाहर उतार दीजिए, मास्क को भी उतार के बाहर रखिए। घर आके बच्चों या वृद्धों को छुए ना, सबसे पहले बाथरूम में जाएं, कपड़े उतारें, उनको गर्म पानी में डाल दें, और उसके बाद आप अच्छी तरह से नहा के फ्रेश कपड़े पहन के फिर बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदिति। और डॉक्टर साहब, अभी भी लोग थोड़ा डरे हुए हैं वैक्सीन को लेकर, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त वैक्सीनेट करने की ही है लोगों को। अदिति जी, कोरोना संयम के बाद वैक्सीन इसको रोकने का सबसे सक्षम तरीका है, और मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि कोई भी भ्रांति कि वैक्सीन से कोरोना हो जाएगा, नपुंसकता हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, ये सरासर गलत है, झूठ है। वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, ये बीमारी को रोकती है, ये मृत्यु को रोकती है, हम सब ने इसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखा है। आपको जो भी वैक्सीन जितनी जल्दी मिले तुरंत लगवाएं, और नियमों के अनुसार जरूर लगवाएं, ये हम सब की राष्ट्रीय ड्यूटी है। जी, ये तो हम तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि फिलहाल कोविड कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ रहने की आदत डाल लेना है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई, अगर आप वो बरत लेंगे तो कोविड आपको छू भी नहीं पाएगा। डॉक्टर अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती की खास बातचीत। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, और सरकार जो है राज्यों को भी कह रही है कि और आप वैक्सीन ले आइए, लेकिन सरकार के कई नीतियों की कई लोग आलोचना कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक है असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के मुखिया हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल है आपसे जी कि आपने कहा कि सेकेंड वेव के लिए PMO जिम्मेवार है, इसके पीछे आपका क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या आपके पास कोई सबूत है इसका? बाबा देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं इंपेरिकल एविडेंस की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने दूसरी वेव का भारत के और दुनिया के रिनाउंड जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत में दूसरा वेव आएगा, मगर देश के प्रधानमंत्री ने उन तमाम को नहीं सुना और खुद को अपने आप को दुनिया का बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट समझा। इसका मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को देश को ये वादा किया था कि पूरा रोड मैप तैयार है, वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। फिर यही प्रधानमंत्री ने अप्रैल की 8 तारीख को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमने कोरोना से जंग जीत गई। यही प्रधानमंत्री ने देश के जनवरी 22 को कहा कि हमने 2 कामयाबी हासिल कर ली, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान में और दूसरा हमने कोविड पर कामयाबी हासिल कर ली। यही प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने 21 फरवरी को बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप को बड़ा सराहा, उसे कामयाबी दी। इन तमाम और फिर हमने सेकेंड वेव की तैयारी के लिए दूसरे कंट्रीज, चाहे अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, जापान ने अगस्त 2020 में पैसे देकर अपने अपने कंट्रीज के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया। हम कब देते हैं? हम जनवरी में सिर्फ 1,60,00,000 ऑर्डर देते हैं 5 दिन पहले वैक्सीन शुरू करने से, और फिर मार्च के महीने में भारत के प्रधानमंत्री सीरम को और कोवैक्सीन को 3,000 करोड़ 1,000 करोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि जब इतना सब आपने पूरा वक्त जाया कर दिया तो जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री पर आती है ना।
ऑक्सीजन की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री पर है। आप जिस कैपिटल में रहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के अतराफ में 25 किलोमीटर अतराफ में इतने अस्पताल हैं, वो सब हाईकोर्ट जाकर रो रहे थे कि हमको ऑक्सीजन दिलाओ। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है, इसलिए मैंने ये तमाम बातें कही। लेकिन सिस्टम का दोष है ना, 70 साल में आपने सिस्टम बनाया नहीं ओवैसी साहब। देखिए, सिस्टम की बात अगर आप करेंगे तो वो अलग बहस है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको सिस्टम से क्या करना है वैक्सीन का ऑर्डर करने के लिए, आपको सिस्टम से क्या करना है ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए, आप तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है आप उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके। दिल्ली में ऑक्सीजन क्यों कम हुआ, इसका हमारे पास नहीं था क्या? यही सरकार करीब 100 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन का ऑर्डर करती है, आपने क्या किया? सिर्फ 15 बने। इसका सिस्टम से क्या करना है इसको? ये इनकी नाअहली, इनकी इनकैपेसिटी को इनके मोदी के भक्त सिस्टम पर डाल रहे हैं। अरे आपका पहला वेव आ गया, चलिए दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, हमने कोशिश की, मगर दूसरा वेव तो आएगा ना आप वैक्सीनेशन का ऑर्डर करते हैं, ना आप सीरम को, कोवैक्सीन को एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट देते हैं मार्च 2021 में। तो आप तो दावत दी है ना, जो आज इतने लोग जो भारत में मर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, यकीनन इसकी पूरी जिम्मेदारी मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी सरकार पर आयद होती है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ओवैसी साहब? हमने देखा आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है, आपके राज्य में तेलंगाना में क्या स्थिति है? क्या सफिशिएंट डोज है या फिर तेलंगाना भी खुद ही ऑर्डर कर रहा है, जो कि अनेक राज्यों को कहा गया करने के लिए? बाबा देखिए, तेलंगाना की कैबिनेट ने, तेलंगाना की सरकार ने ग्लोबल टेंडर का ऑर्डर दिया है। अभी तक तो हमको नहीं मालूम कि कितना ग्लोबल टेंडर में आगे बढ़े हैं, मगर मैं आपसे एक ही बात देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और 1 डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए, हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? 4.5 महीने में हमने सिर्फ भारत के 3.2% लोगों को 2 डोज लगाया है। डोज तो है ही नहीं ना बाबा, पूरे स्टेट गवर्नमेंट पुकार रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, डोज नहीं है, मगर सरकार देखिए, आज एक न्यूज मैंने देखा एनडीटीवी पर जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर को इंडेमनिटी के साथ उनको इजाजत दी है। इनका विजन देखिए, कितना नाहिल है ये लोग, कितने इनकेपेबल है ये लोग। दिसंबर में फाइजर भारत को आकर कहा कि आप इंडेमनिटी दीजिए, दिसंबर 2020 को हम तैयार है देने के लिए। आप जून में दे रहे हैं ऑर्डर, जून में राजी हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर में कर देते तो अब तक वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर आ जाता ना देश के पास, आप करते ही नहीं है। अच्छा, ये एक कह रहे हैं कि 213 करोड़ दिसंबर तक आ जाएंगे, फिर झूठ कह रही है सरकार। बाबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो बायोई हो, जाइडस कैडिला हो, नोवैक्स हो, भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन हो, जिनोवा हो, बाबा ये दिसंबर तक 213 करोड़ लगाएंगे, आप कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे आप? हम भी चाहते हो जाए, मगर कहां है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है ना, आप तो तैयारी नहीं की उसके लिए, और देश को झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अरे लाशों के अंबार लग चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड वेव में 4-5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है सिर्फ कोविड से। पूरे देश का मीडिया कह रहा है कि एक हिंदी अखबार कहता है कि 2000 लाशें तो सिर्फ यूपी में निकली हैं। आप बताइए कि कैसा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सोती रही, बाजा बजाती रही। ये सरकार, मोदी जी आकर कही थी, पार्लियामेंट में मैंने बैठकर सुना जब प्रेसिडेंट डिबेट हो रही थी कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अरे कहां के कामयाबी हासिल की? ना वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिए, ना वैक्सीनेशन आज मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट को बाबा मई में मोदी सरकार एफिडेविट के जरिए कहती है कि दिसंबर 2021 तक हम 75 करोड़ वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे, और पॉल साहब कहते हैं कि 213 करोड़। अरे भाई 213 करोड़ कहां से आने वाले हैं? आज हमारे बताएं तो सही आप।
कितना भरोसा करेंगे इनकी बात का? लेकिन तो ये चीजें हैं जिस पर देश की जनता को बड़ी सीरियसली इनको सोचना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कर रहे हैं ना, ओवैसी साहब की पॉजिटिविटी रखना चाहिए, इतना निगेटिविटी ठीक नहीं है। बाबा मैं चैलेंज कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्रियों को, मरने वालों के घर को जाइए, जो 4 लाख जो मर चुके हैं उनको जाकर कहिए पॉजिटिव रहिए आप। जो लोग अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उनको नहीं मिल रही उनसे जाकर कहिए पॉजिटिव रहिए आप। ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग मर चुके हैं कोविड से, जो बीमार पड़े, कैसा पॉजिटिव रहेंगे बताइए? आप और हम तो इंसान हैं, ऊपर वाले अल्लाह ने हमको जज्बात दिए, हम किसी की तकलीफ को देखकर रोना आता है, आंख में आंसू आते हैं, दिल जलता है, कलेजा जलता है, कौन सा पॉजिटिव रहेंगे? भारत में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बाबा, भारत की 130 करोड़ जनता से अगर कोई जाकर पूछेगा कि बताओ भैया तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जिसको जानने वालों की मृत्यु नहीं, मौत नहीं हुई या कोविड से बीमार नहीं पड़ा है, बोलेगा हाँ मैं जानता हूं। 130 करोड़ जनता से जाकर पूछेंगे, एक एक आदमी कहेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूं, मैं श्याम को जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, मैं रहीम को जानता हूं, मैं प्रभुनाथ सिंह को जानता हूं, इन सब कहेंगे। ये हाल हो चुका है देश का जी। अभी भी देखिए बाबा, प्रधानमंत्री का डिस्कनेक्ट इतना है इस देश से, प्रधानमंत्री इतना डिस्कनेक्टेड है। वो कह रहे हैं कि गंगा के किनारे वीडियो है कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए। कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, मुझे अफसोस होता है। जो जमीन से नीचे से उठकर देश के बड़े ओहदे पर आ चुके हैं, वही गंगा में लाशें बह रही हैं, लाशें बह रही हैं। यूपी में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिहार में बक्सर में लाशें निकल रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बीजेपी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से, हकीकत से, और बीजेपी इनविजिबल हो चुकी है। बीजेपी का कुछ है ही नहीं बाबा। आप देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहती है कि अप्रैल और मई में 2,70,00,000 जॉब्स का लॉस हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या गुजर रही होगी। मैं उसी सवाल पे, नोट पर इतनी गुर्बत मैंने कभी नहीं देखी। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि ओवैसी साहब आप लॉकडाउन के खिलाफ क्यों हैं? आपने तेलंगाना गवर्नमेंट को कहा है कि लॉकडाउन मत कीजिए, क्या ये इकोनॉमी वजह है? बाबा उसमें यकीनन इकोनॉमिक वजह भी है, और जो हेल्थ एक्सपर्ट जो मैं जानता हूं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का ताल्लुक वायरस को रोकने से नहीं है। बाबा लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्या होगा? लॉकडाउन से ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या? लॉकडाउन से ब्लैक फंगस की दवा मिल जाएगी क्या? लॉकडाउन से आप बताइए कि अस्पताल में आपको आईसीयू बेड मिल जाएगा? बताइए ना। अब हमने तैयारी नहीं की लॉकडाउन का। और एक जो मैं इसकी जो अपोज कर रहा हूं उसका इकोनॉमिक रीजन है। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी बड़ा बाजा बजाती कि हमारे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज है, तो दीजिए ना उन गरीबों को, एक एक के अकाउंट में डालिए 10-10 हजार रुपया, लगाइए लॉकडाउन। या तो गरीब कोविड से मरेगा, या गरीबी से मर जाएगा, या फिर पुलिस के मारों से मर जाएगा। ये रियलिटी है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए। और अर्बन पॉवर्टी बाबा इस देश में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा बोझ है। गुर्बत में खाने को खाना नहीं है। आप देखिए दिल्ली लेकिन में। ओवैसी साहब ये इसको बीच में मुसलमान और दलित क्यों ले आए आप यहाँ पे? इसलिए ले आ रहा हूं क्योंकि जो पॉवर्टी का जो डेटा हमारे पास है, एनएसएसओ का डेटा है, उसमें पॉवर्टी सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी में है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कौन है वो डेटा बताता है आपको। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा तादाद में मुसलमान है, आप लॉकडाउन करेंगे तो कौन खाना खिलाएगा? बाबा मैं जानता हूं हैदराबाद में कई ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स को जो ईएमआई पे नहीं कर सक रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं काम नहीं कर सक रहे हैं, जो ठेला बंडी पर कारोबार करते हैं। बाबा कहां से करेंगे? आप छूट दे रहे हैं 4-5 घंटे की, कहां से करेंगे? और ऊपर से माशाल्लाह से हजरत पुलिस जो दिखा उसकी फोटो लिए 1-1 हजार रुपए का चालान, कभी उसको मार दिए, कभी उसको वो थप्पड़ मार दिए। अरे एक बच्चा तो मर गया ना यूपी में, फजल तरकारी बेचने वाला, इतना मारा कि जान चलेगी। वो क्यों निकलता? बताइए कोविड में क्यों निकलेगा वो? अच्छा एक चीज आपसे ख्याल रखना है ना बाबा। एक चीज कौन दे रहा है उसको? सरकार के पास कोई लॉकडाउन क्या लॉकडाउन किया आपने? डेटा बताइए चलिए हमको। एक चीज आपसे जाननी थी। आपने अपनी वैक्सीनेशन कराई, हम सब ने तस्वीरें देखी, आपने कहा आपको दूसरी डोज भी लग गई, लेकिन उसी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हिचक रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए बाबा,
हमने हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तकरीबन रोज हर वैक्सीनेशन सेंटर को, जहां जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या हैदराबाद में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर है, जहां पर मेरे एमएलए कॉर्पोरेटर से मैं जा रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। हम लोग अपने पार्टी के जरिए लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि आइए अपना वैक्सीनेशन लगाइए। पर बाबा एक बात याद रखिए, हैदराबाद में, मैं हैदराबाद की बात कर सकता हूं, जितने वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, अब सरकार ने फैसला लिया कि जो लेबरर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स, उनको लगाया जाएगा, मगर वैक्सीन लिमिटेड है ना। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोविन की क्या जरूरत है बाबा? बाबा आपको मैं बता रहा हूं कि भारत में कितना इंटरनेट एक्सेस है मालूम आपको? सिर्फ 25% लोगों को। 25% लोग कैसे देंगे? मोबाइल है नहीं, मोबाइल बहुतों के पास है नहीं, तो कैसा करेंगे बाबा? आप बताइए, सीमांचल का इलाका है जी, किशनगंज का इलाका है, अररिया का इलाका है, वहां पर कैसा करेंगे? वहां पर तो फोन नहीं लगता है। मैं देखा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप बंगाल की रोड पे है तो फोन लगता है, बिहार की रोड पे जाइए फोन लगता ही नहीं है। आप बोल रहे कोविन का, कहां निकालिए ना कोविन को, बोलिए जिसको आना है आइए, वॉक इन करिए, लगाइए। आखिर किसकी जरूरत क्या है सरकार को? ये कोविन क्या जरूरत है जब इतने लोग 3000 2000 लोग मर रहे हैं ऑफिशियली, मैं उसको नहीं मानता बल्कि बढ़ के मर रहे हैं। तो ये क्या मजाक है, हिमाकत है सरकार की।